Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आप लोगों को पी ब्लॉक चैप्टर की ये जो सीरीज है वो पसंद आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक पे जाने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, वैसे तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डी ब्लॉक में भी दिया था, बट ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा डी ब्लॉक ना देखा हो उसने मेरा पढ़ाया हुआ और वो सीधा पी ब्लॉक से स्टार्ट कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं 118 हमने उसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स को हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, जिसमें हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्लीज इसको काउंट मत करना आप लोग, मैं ऐसे रैंडमली लाइन खींच रही हूं। ठीक है, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, उनको हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, जो ग्रुप 1 और 2 हैं उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो ये कहलाते हैं हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हमारे कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और 13 से लेकर 18 तक जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर हम बात करें ब्लॉक के डिवीजन की, तो हमारे पास 4 तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। डी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिनके लास्ट में 2 में डी के अंदर ही लास्ट के 2 पीरियड्स में हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, बट जगह की कमी के कारण हम उन्हें नीचे दिखाते हैं। ठीक है, 4F एंड 5F सीरीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है उन्हें s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आता है उन्हें d ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आता है उन्हें p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में आता है उन्हें हम f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम चर्चा करें तो इसमें देखें क्या है, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक होते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आए। ठीक है, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक ये होते हैं। ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट जो है वो बोरोन होता है। 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट कार्बन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे चलता है। 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऐसे चलता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है 16th ग्रुप, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे चलता है। 17 होता है हमारे पास हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन ऐसे, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब आता है। 18 होता है हमारा नोबल गैस फैमिली, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब आते हैं, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। ठीक है, तो ये सब आता है। ग्रुप 13 एंड 14 हम पढ़ लेते हैं क्लास 11th में। 15 से लेके 18 तक, 15, 16, 17 एंड 18 ये हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो मैं एक जनरल ओवरव्यू आपको देती जा रही हूँ। एकदम से रैंडमली मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आधे बच्चों को तो समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में हमारे 13 से लेके 18 तक ग्रुप होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 2 ग्रुप क्लास 11th में पढ़ लेते हैं और ये 4 ग्रुप हम क्लास 12th में पढ़ते हैं।
तो पिछले साल क्या हुआ था कि भाई 15th को यहाँ से हटा के इधर डाल दिया था 11th में कि भाई 3 ग्रुप 11th में पढ़ाएंगे, 3 12th में पढ़ाएंगे, पर अब वापस से क्या कर दिया है, वापस से 15 को 12th में ही डाल दिया है। 15th ग्रुप की जो फैमिली है, बहुत नाइट्रोजन फैमिली जो है 15th ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ड्यू टू दिस कोरोना टाइम 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के नाइट्रोजन फैमिली से वो हटा ही दिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे नोटिस करी जो 30% रिडक्शन हुआ था, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हटी हैं जो मुझे पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं हटनी चाहिए थी। क्योंकि ठीक है, इस बार का तो अब भाई समझ में आता है कि प्रॉब्लम थी और भाई सिलेबस हट गया, बट जो बच्चे आगे केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से वो एक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो एक अपने आप में अच्छी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, वैसे तो देखो ये कहा गया था कि पढ़ाइए सभी बट पेपर में नहीं आएगा, बट अभी मैं पहले 30% रिडक्शन के हिसाब से सीरीज में वीडियोस डालूंगी, फिर जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो मैं लास्ट में डालती चली जाऊंगी। ठीक है, तो जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो वो पढ़ लेना। फ्लो जो चलेगा वो आपका 30% रिडक्शन के हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप 15 से, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं पी ब्लॉक के। क्या है? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सबशेल, पी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP 1 से 6 तक। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो पी ब्लॉक होता है इसमें आपको सारी वैरायटी के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आपको इसमें मेटल्स भी मिल जाएंगे, आपको इसमें नॉन मेटल्स भी मिल जाएंगे, और आपको इसमें मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 15 से, और मैं इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि चैप्टर बहुत आसान है पर चैप्टर लेंथी बहुत है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको सब्र रखना पड़ेगा, और आप जितना अच्छे से कामली इसको पढ़ते जाएंगे, मेरे लिए भी उतना पढ़ाना आसान रहेगा आप लोगों के लिए, और आपको भी उतना समझना आसान रहेगा। क्या होता है कि बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि मैम जल्दी 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 अपलोड करिए, तो जल्दी जल्दी में एक तो क्वालिटी नहीं आती है पहली चीज़, और जल्दी जल्दी में कोई काम सही से नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, और जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी आप लोग अच्छे से उसको पढ़ते रहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मतलब जितना हो सके कम समय में मैं वीडियो अपलोड कर दूं, बट हाँ ये है कि एक तरीके से ऐसे नहीं हो सकता कि हापड़ तापड़ में हौश पौश करके नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि हाँ वीडियो टाइमली अपलोड कर दूं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 से। ग्रुप 15 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मैं लिख भी दूंगी बाद में, अच्छे से टेबल वगैरह बना के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखूंगी। आप लोग अभी फिलहाल जनरल चीजें सुनिए। ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 वालों को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, पहली चीज। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, फॉस्फोरस का सिंबल होता है P कैपिटल में, आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, एंटीमनी का सिंबल होता है SB। ठीक है, जो कि चैनल का भी नाम है, और बिस्मथ हमारे पास क्या होता है? BI। ठीक है, इन्हें हम नाइट्रोजन फैमिली के जो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम नाइट्रोजन्स भी कहते हैं।
ठीक है। और इनके कंपाउंड्स को नाइकोजेनाइड्स भी कहते हैं, बट आप नाइकोजेंस याद रखिए कि नाइकोजेंस इन एलिमेंट्स को कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है नाइकोमिक्स करके, इसका मतलब होता है सफोकेटिंग। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है सफोकेटिंग, या वो जो चौक कर दे, समझ रहे हैं ना, सफोकेटिंग का मतलब जो चौक कर दे, ठीक है। तो ये कंपाउंड सफोकेटिंग नेचर के होते हैं, सफोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें नाइकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स के आप लोग नाम अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर अब हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखेंगे ऐसे, एन से नाना, ठीक है, पी से पाटेकर, नाना पाटेकर, ठीक है। आर्सेनिक है असरानी, एसबी सब, ठीक है, बीआई बीमार। भगवान सभी को अच्छी सेहत दे, ठीक है। बट ये याद रखने का तरीका है क्या, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज इसे, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर, ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सभी को पता होता है ना, क्या होता है, 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, 2s2, 2p3, ये होती है। 1s जो है वो किसका कौन सी नोबल गैस का होता है, हीलियम, ठीक है। तो हम हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, बाहर का एज इट इज आप लोग लिख दीजिए 2s2, 2p3, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूं जिन्हें एटॉमिक नंबर नहीं अगर याद होते हैं तो वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। ये तो याद ही रहेगा, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, सभी याद रख सकते हैं। हीलियम के बाद कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन। क्वांटम नंबर बढ़ा दीजिए, 2s के बाद क्या आता है 3s, तो हो जाएगा 3s2, 3p3। फिर आर्सेनिक, नियॉन के बाद क्या आती है आर्गन। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से, 3s के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, 4s2, 4p3। 4s और 4p से पहले d भी आ जाता है, यहां तक तो d आया नहीं था ना, अब d भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, d क्या होता है n-1, n-1 d 1 से 10 तक, ठीक है, ऐसे भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो फुल्ली फिल्ड है तो 10 ही आएगा, ठीक है, ns2 np3। तो यहाँ का जो क्वांटम नंबर है d का क्या होता है, उससे 1 कम होता है, तो यहाँ 4s और 4p है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d, तो क्या बन गया 3d10। आगे आते हैं, आर्गन के बाद क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5s2, 5p3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d, क्लियर है, ठीक है। क्रिप्टन के बाद क्या आता है जिनॉन। अब ध्यान से सुनिए, 5s के बाद क्या लिखेंगे 6s2, 6p3, 6s से पहले क्या आएगा 5d10, अब 5 से पहले क्या आएगा 4f, अब 4f भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहां तक 4f इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। f में कितने आते हैं 14, ठीक है। तो ध्यान रहेगी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, नोट करिए इसे। अच्छा, यहां से एक चीज और सीखी आपने, क्या सीखी कि s में हमेशा 2 रहेंगे, p में हमेशा 3 रहेंगे,
S में हमेशा 2 रहेंगे, P में हमेशा 3 रहेंगे। तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3, कि चाहे आपका कोई सा भी प्रिंसिपल शेल हो S या P वाला, हमेशा S में 2 रहेंगे और P में क्या रहेंगे, 3। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। जिन्हें नहीं पता है उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई। ठीक है, हम जब किसी एक एटम के रेडियस के बारे में बात करते हैं तो उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जब हम कलेक्टिवली बहुत सारे एटम्स के बारे में और उनसे रिलेटेड रेडियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसे एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे थ्योरी भी लिख के दे दूंगी, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, उससे नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके कंसेप्ट जो है वो सुधरे, आपको बात समझ में आए। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आएंगी फिर तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते तो मैं तो लिख ही दूंगी थोड़ी देर बाद, पर पहले बात समझेंगे। ठीक है, बहुत अगर सपोज आप डी और एफ ब्लॉक पढ़कर आ रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर से यहाँ पर पी ब्लॉक, तो आपको बातें चुटकियों में समझ में आ जाएंगी। अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं पता, प्लीज आप शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट पहले पढ़ के आए। मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, साथ ही साथ मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, आप पहले जरूर देखें उसको। ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें पता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, आयन के रेडियस को आयनिक रेडियस कहते हैं, प्लूरल फॉर्म रेडियाई। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियड में। पीरियड हम किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल या सेम डिस्टेंस पर ऐड हो रही है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर पावर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो पीरियड में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या होता चला जाएगा, साइज होता चला जाएगा छोटा। तो अभी मैं फिलहाल पढ़ा रही हूँ ग्रुप 15। अगर मैं कहूँ ग्रुप 15 से पहले क्या आता है, तो ग्रुप 15 से पहले आता है ग्रुप 14। तो अगर पेपर में कंपैरिजन आ जाए कि बेटा बताइए ग्रुप 14 और 15 में कौन है जिसका साइज छोटा होता है, तो आंसर क्या होगा, ग्रुप 15। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से साइज कम हो रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसे नहीं पता है या नहीं समझ में आता है तो मैं समझा देती हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये आपके पास है सपोज लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे है। लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 एंड 2-5। न्यूक्लियस है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का बता रही हूं, सेकेंड शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पे क्या है, 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज। आगे बढ़े, बेरिलियम पे आए, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एक और प्लस चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बोरोन पे पहुंचे, एक और प्रोटॉन ऐड हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। फिर कार्बन पे पहुंचे, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। न्यूक्लियस पे पहुंचे, एक और नाइट्रोजन पे पहुंचे, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉन को सेम डिस्टेंस पर ऐड करते जा रहे हैं, अंदर के इनर इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही हैं, क्या ही शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और हम सेम उसमें शेल में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। ऑर्बिटल के हिसाब से देखना चाहो तो ऑर्बिटल भी सेम ही है यहाँ पर, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे था ना, यहाँ तक था 1s2 2s1, फिर 1s2 2s2, फिर यहाँ पर
1s2 2s2 2p1 फिर 2p2 फिर 2p3 ऐसे। तो अगर हम शेल की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम। और न्यूक्लियस का पावर ले दबा के हर यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कई गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? उसे और भी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है? छोटा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप की, अगर हम बात करें ग्रुप की, पहले तो जनरल ट्रेंड की ही मैं बात करूंगी, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर हमें साइज बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज कर रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता चला जा रहा है? दूर होता चला जा रहा है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट साथ के साथ अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा शील्ड बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आ गई खूब सारी शेल्स, और हम लगा रहे हैं कि भाई बताओ क्या ये न्यूक्लियस जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्या उतना लग रहा होता? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होने की वजह से न्यूक्लियस के पास पास आ जाते हैं और शील्ड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दैट ओनली कि आपने एक बल्ब जलाया, बल्ब में से रोशनी निकल रही थी, बहुत ही ब्राइट, 100 वॉट का बल्ब जला दी, खूब तेज रोशनी आ रही है। हमने क्या किया? उस पर एक कपड़ा ढक दिया। कपड़ा ढकने के बाद क्या आपको वो रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देगी? ऐसा तो है नहीं कि पता ही नहीं चलेगा कि बल्ब है कपड़े के नीचे, पता चलेगा ना कि बल्ब है, बट उसकी ब्राइटनेस उतनी नहीं आएगी जितनी कि यहां पर आ रही है। समझ रहे हैं? तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शील्ड बनाने का काम करते हैं, और बाहर न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर उतना नहीं लगने देते जितना एक्चुअल में लगना चाहिए। तो न्यूक्लियस जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो साइज छोटा कैसे होगा? साइज क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता चला जा रहा है? साइज बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये तो थी जनरल बात। ग्रुप 15 में अगर हम बात करें, हमारे पास क्या आते हैं एलिमेंट्स? नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। मुझे तो एलिमेंट्स याद है, मैं इसको क्यों रिपीट कर रही हूँ? सो दैट आपको भी सुन सुन के याद हो जाए, ठीक है। मेरे याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद हो, क्योंकि आपको पेपर देना है, मुझे नहीं देना है। चलिए, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। अब आते हैं इनके एटॉमिक साइज पर। क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर से नीचे साइज जो है वो बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, पर उतना नहीं बढ़ता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मिथ बढ़ रहा है साइज, बट उतना नहीं बढ़ रहा जितना हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, ठीक है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखो, ध्यान से देखो, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इसको ना मैं भी लिख दूंगी, आप नोट कर लेना बाद में। जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो नाइट्रोजन की क्या थी? हीलियम 2s2 2p3। इसकी लिखी थी क्या थी? नियॉन 3s2 3p3। यहां तक शांति थी। आर्सेनिक, अब देखो मच गया तांडव। कैसे आ गया? 3d 4s2 4p3। फिर क्रिप्टन और महातांडव। सोचो 4d अगर आया है तो 4d से पहले 3d भी होगा, ठीक है, वो बस लिखा नहीं है हमने, क्रिप्टन में इंक्लूड हो गया। 5s2 5p3 और बिस्मथ, जिनॉन 4f 14 5d 10 5s2 5p3। मतलब समझ रहे हो? है? मतलब समझ रहे हो? आर्सेनिक और एंटीमनी में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में आप क्या देख रहे हैं? 3d इंट्रोड्यूस हो गया, 3d आ गया। फिर क्रिप्टन में तो 3d 4d दोनों आ गए। फिर जिनोन में तो देखो महापाप,
3D, 4D, 5D, 4F। 3D 4D दिखे नहीं है क्योंकि ज़ेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ये देखो आपको मैंने ये चीज़ बता रखी है कि D और F इनकी होती है ऑर्बिटल्स की पुअर शेप। इनकी शेप क्या होती है? बहुत ही बेकार। और पुअर शेप की वजह से ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाते। ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाते, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे। देखो भाई, फिर से समझो, एक बल्ब है, इस बल्ब में से निकल रही थी बहुत ही तेज रोशनी। कैसे समझो? ठीक है, कि इसके ऊपर कोई चादर नहीं है, बल्ब है, उसमें से निकल रही है तेज रोशनी, निकल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से भाई जहां तक रोशनी जा सकती है जा रही है। दूसरा केस देखो, मैंने क्या किया, उस बल्ब पे एक डाल दी चादर, और वो जो बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी, अब वो उतनी तेज ना निकल के थोड़ी कम निकल रही है। पर ये पॉसिबिलिटी क्या है, कब है कम निकलने वाली? जब मैंने चादर बहुत अच्छी सी, सुंदर सी, मोटी सी रखी है। अब एक केस क्या है कि बल्ब है, उस बल्ब में से रोशनी निकल रही है, मैंने इसमें भी चादर डाली है, पर इस चादर में छेद है। ऑर्बिटल में छेद नहीं होते, ऑर्बिटल की शेप खराब होती है। ठीक है, तो इसमें छेद है, तो आप देख रहे हो ना कहीं छेदों में से तो रोशनी निकलेगी बाहर। समझ पा रहे हो? तो अगर जब D और F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इनकी खराब शेप की वजह से ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं शो करते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट कहीं ना कहीं से चीरता हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग जाता है और उसे क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो जो हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि भाई, जैसे मैं अभी ना डाटा भी लिख दूंगी, डाटा से आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। मान लो हमने उम्मीद लगा रखी थी कि 100 पिकोमीटर बढ़नी चाहिए, तो बढ़ेगी। हो सकता है 30 पिकोमीटर बढ़े, हो सकता है 15 पिकोमीटर बढ़े, हो सकता है 60 पिकोमीटर बढ़े, पर एक्सपेक्टेड वाली से जितनी नहीं बढ़ती। ठीक है, मैं अभी लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने डाटा लिख दिया ताकि थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। कई बार क्या होता है, डाटा याद नहीं करना है, पर मैं डाटा इसलिए लिखती हूँ, कई बार क्या होता है बच्चे बात का गलत मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। देखो, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, 70 से 110 हो गया, 121 हो गया, 141 हो गया, 148 हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। बट अब करेंगे कंपैरिजन। देखो, यहाँ आ गया 3D, यहाँ आ गया 4D, और यहाँ पे क्या आ गया, 4F आ गया, और क्या आ गया, 5D। मतलब यहाँ 3D, 4D, यहाँ 4F एंड 5D। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, जब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे आए, मतलब पूरे में बढ़ रहा है, पर जब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे आए तो गैप देख रहे हो, 70 से 110 हुआ, मतलब कि 40 पिकोमीटर का गैप आया, मतलब ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। बट फॉस्फोरस से जब आर्सेनिक पर आए तो और बढ़ना चाहिए था, बल्कि गैप 40 पिकोमीटर से भी ज्यादा होना चाहिए था, पर गैप ज्यादा नहीं है। 110 से 121 तक ही पहुंचे हम, समझ रहे हो, ज्यादा गैप नहीं है। फिर जब एंटीमनी पर आए 141, यहाँ पे भी देखो 20 के डिफरेंस पे ही बढ़ा। फिर जब इस पे आए तो देखो और 7 के डिफरेंस पे ही बढ़ रहा है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए था, उम्मीदों के अकॉर्डिंग कि ये छोटा है, ये इससे और बड़ा होना चाहिए था, ये इससे और बड़ा होना चाहिए था, ये और बड़ा होना चाहिए था, वो और बड़ा होना चाहिए था। तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ तो रहा है, पर उतना नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि D और F ऑर्बिटल जब आ जाते हैं तो इनकी खराब शेप की वजह से ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं शो कर पाते, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग जाता है और वो उसको थोड़ा सा अंदर खींच लेता है। तो जो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला था वो थोड़ा सा खिंच गया, तो हमें कम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो पीरियड में क्या बताया है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है ग्रुप 15 का, वो छोटा होता है ग्रुप 14 से। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं बाय द न्यूक्लियस, और साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कम हो जाता है। ग्रुप की बात करें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लिख लेना। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट
बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलता है इन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो इनकी शेप क्या है? खराब, पुअर शेप, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस क्या कर रहा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। प्लीज इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आपके पास एटम होना चाहिए, गैशियस स्टेट में होना चाहिए, ताकि कोई और दूसरी फोर्स जो है वो इंटरफेरेंस ना करे। तो आप क्या करते हैं, उसमें एनर्जी देते हैं ताकि उसका लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब देखो, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, पीरियड की बात करते हैं, पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? छोटा। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15, अब आते हैं ग्रुप 14 और 15 के कंपैरिजन में। ग्रुप 14 का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है और ग्रुप 15 का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। हो क्या रहा है, ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऐसे ऐसे लग रहा है। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस अपनी तरफ, आउटर मोस्ट शेल को, और यहाँ पे भी सेम यही कहानी है। बट हो क्या रहा है, इसमें साइज छोटा है। तो साइज छोटे का मतलब क्या है? साइज छोटे का मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बड़ा, मतलब ज्यादा है, कंपैरिजन है इसके मुकाबले। भाई यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, तभी तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करके साइज को छोटा कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट शेल को, तो कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि ज्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बताइए। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। ठीक है, जिसे इस तरीके से समझ में नहीं आया वो दूसरे तरीके से समझो। वैसे तो इस तरीके से भी समझ में आ जाना चाहिए था, इसमें था ही क्या। ठीक है, चलो ग्रुप 14 की बात करते हैं और आते हैं ग्रुप 15 पर। 14 यानी कि नाइट्रोजन से पहले क्या आता है? कार्बन आता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अगर हम बात करें ग्रुप 15 की, ठीक है, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन आ गया, एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो यानी कि देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। क्या नोटिस कर पा रहे हो आप? ये नोटिस कर पा रहे हो कि यहां पे 2p क्या है? हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं? दे आर स्टेबल। उसने स्टेबल, एक तरीके से स्टेबिलिटी गेन कर रखी है, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और आप चाहते हैं, आप ये पाप करना चाहते हैं कि आप उसको एनर्जी दें और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। निकालता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकालता है, ठीक है, बट आप चाह रहे हैं कि आप उसको कम एनर्जी दें और कम एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो इज इट पॉसिबल? आप कह रहे हैं कि भैया तू स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को मार गोली, इलेक्ट्रॉन दे दे। तो वो आसानी से नहीं देता। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अगर मैं कंपैरिजन करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी? ग्रुप 15 वालों की। किससे? ग्रुप 14 वालों से। समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं, आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, पर आपको एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे इस बात को? तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है ग्रुप 14 एलिमेंट से, क्योंकि वो एक तरीके से स्टेबिलिटी गेन करके बैठे होते हैं। हाफ पी ऑर्बिटल उनका हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। चलो, ये तो हुई एक बात। अब आते हैं ग्रुप पर। ग्रुप के बारे में भी चर्चा कर लें हम जरा। ग्रुप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर से जब नीचे आते हैं साइज बढ़ता है,
साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना बाहर लग नहीं पा रहा जितना लगना चाहिए, न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है वहां से मुश्किल है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, साइज बढ़ रहा है। तो साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर है तो कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कशन करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बीच में। सक्सेसिव समझ रहे हैं, एक करके निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी पे अगर हम चर्चा करें तो आपको क्या लगता है किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? देखो बहुत आसान सा एग्जांपल लेके बताती हूँ, नाइट्रोजन को ही पकड़ लो। ठीक है, ये बात सच है कि भाई ये हाफ फिल्ड होता है, इसका 2p ऑर्बिटल, और आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, पहली एनर्जी इसकी हाई है भाई, पहली एनर्जी ही इसकी हाई है, ये तो हमें पता ही चल गया। 14 के कंपैरेटिवली 15 वालों की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर जो 7 प्रोटॉन है वो मिलकर इन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, शेल्स के अकॉर्डिंग में बनाऊं तो। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। आपने क्या किया, आपने एनर्जी दी और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। प्रोटॉन अभी भी 7 हैं और इलेक्ट्रॉन आपने कर दिए 6। न्यूक्लियस की पावर रिलेटिवली या कंपैरेटिवली बढ़ गई। न्यूक्लियस क्या करेगा, और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। पहले 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लग रहा था, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज पर बैलेंस्ड था। अब आपने इलेक्ट्रॉन कर दिए 6, प्रोटॉन कर दिए 7, न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, न्यूक्लियस और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड टाइम जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने चलोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पहले के भी कंपैरेटिवली। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, अब प्रोटॉन अभी भी 7 के साथ है, 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए। बताओ, न्यूक्लियस की पावर और कंपैरेटिवली बढ़ गई, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, जिसकी सक्सेसिव की अगर थर्ड की बात करें तो ज्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी, फर्स्ट की उससे कम होगी। और फर्स्ट को अगर कंपेयर करें आप ग्रुप 14 एंड 15 में तो 15 वालों की ज्यादा होगी 14 से, क्योंकि इनका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे रिलेटेड थ्योरी लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आपको जो भी हमने आज टॉपिक पढ़े वो समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट करिए क्या कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 15 की वो ज्यादा होती है, हायर देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, साइज एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। NpX1, NpY1, NpZ1, इसका मतलब आप समझते हैं। देखो, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो क्या होगा, 2s2, 2p3। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो क्या होगा, 3s2, 3p3। तो आगे का नंबर तो चेंज होता चला जाता है ना s और p का, तो इसलिए यहां पर लिखा n। और p सब शेल की अगर हम बात करें तो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि यही px है, यही py है, यही pz है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमने ऐसे दिखाया है। ठीक है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, क्योंकि साइज बढ़ता है। और ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है,
सेकंड उससे भी ज्यादा होती है और थर्ड सबसे ज्यादा होती है। ये 3 में चल रहा है कंपैरिजन, चौथा ले आओगे तो चौथा और भी ज्यादा, पांचवा और भी ज्यादा, छठा और भी ज्यादा। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।